शुरुआत करते हैं हम आज के एडिटोरियल की। आज हम 3 टॉपिक पर बात करेंगे। इसके अलावा द हिंदू की जो प्रमुख प्रमुख खबरें हैं उनको भी हम देखने वाले हैं। पहला आर्टिकल हमारा है क्लाइमेट चेंज एक्शन से संबंधित। हाल ही में पेरिस क्लाइमेट एक्शन से रिलेटेड कुछ घोषणाएं हुई थी। इसमें अलग अलग देशों ने अपनी अपनी घोषणाएं दी थी कि हम इतने साल तक नेट जीरो को अचीव कर लेंगे। भारत ने भी कह दिया था कि हम 2070 तक अपना टारगेट हासिल कर लेंगे। लेकिन कई लोगों का कहना था भारत ने ये जो टारगेट रखा है ये बहुत लंबा समय तक रख दिया। तो कुल मिलाकर इस एडिटोरियल में जो पश्चिम के देश हैं, डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं, उनकी आलोचना करी जाती है कि आज का टाइम में वो लोग अपने वादे से पीछे हट रहे हैं। इसके अलावा अपने अपने हिसाब से वो परिभाषाएं तय करने लगे हैं क्लाइमेट चेंज को लेकर के। तो इसके लिए जो विकासशील देश हैं उनको प्रेशर डालने की ज़रूरत है। इसके बाद वाला जो सेकंड नंबर का आर्टिकल है वो हमारा मंकी पॉक्स वायरस को लेकर के है। मंकी पॉक्स बीमारी क्या है, उसके कौन कौन से लक्षण होते हैं, कब से ये फैलना चालू हुआ, कब ये दूसरे देशों में फैलना चालू हो गया है, पूरे विश्व में इसके कितने आंकड़े हो चुके हैं अभी तक देखा जाए, भारत की क्या स्थिति है, ये सब डिटेल बताई जाती है। इसके साथ में ही बताया जाता है कि भारत को क्या करने की ज़रूरत है ताकि इससे हम अच्छी तरह से निपट सके। इसके साथ साथ में WHO को भी थोड़ा सा अलर्ट रहने की ज़रूरत है। ऐसा ना हो कि WHO की फिर से आलोचनाएं होने लग जाए कि WHO ने बहुत देर लगा दी मंकी पॉक्स वायरस के संबंध में कुछ घोषणाएं करने से संबंधित। तीसरा आर्टिकल हमारा रहेगा यूक्रेन और रसिया का जो वार चल रहा है उसके चलते चलते किस प्रकार से पूरे विश्व में बदलाव देखने को मिल रहा है, भारत की फॉरेन पॉलिसी में कैसा बदलाव आ रहा है, रूस और चाइना आपस में करीब आते जा रहे हैं। इसके साथ साथ में जो अमेरिका है, जो अरब देश हैं, उधर से उसकी उपस्थिति कम हो रही है। जैसे ही अमेरिका वहाँ से अपनी प्रेजेंस को हटा रहा है, रसिया और चाइना वहाँ पर जाना चालू कर दिए हैं, संबंध को मजबूत बनाना चालू कर दिए हैं। इस प्रकार के जियोपॉलिटिकल चेंजेस हम आज के सिनेरियो में देख रहे हैं। इस प्रकार से ये तीसरा आर्टिकल बहुत सारी परिस्थितियों को बताता है। मेंस के एग्ज़ाम में आपको लिखने के लिए आएगा, आपको 200 से 250 वर्ड में आंसर देना है। वेस्टर्न नेशन हैव स्टार्टेड री इंटरप्रेटिंग द पेरिस डील। पेरिस डील की जो बातें थी उनको अपने हिसाब से अब वो करने लगे हैं, वे वैसे नहीं कर रहे हैं जैसा कि पेरिस डील में वादा किया गया था। एंड लुक टू डाउनग्रेड देयर कमिटमेंट। इसके अलावा उन्होंने जो कमिटमेंट किया था उसको वो डाउनग्रेड कर रहे हैं, कम कर रहे हैं। तो इस मुद्दे पर आपको 200 से 250 वर्ड में आंसर लिखना है, ठीक है। और टॉपिक रखा गया है इसका बैक स्लाइडिंग ऑन क्लाइमेट एक्शन, मतलब कि क्लाइमेट एक्शन पर जो डेवलप्ड कंट्री है किस प्रकार से पीछे हट रही है उसको लेकर के ये आर्टिकल छपा है। जलवायु कार्यवाही से किस प्रकार से विकसित देश पीछे हट रहे हैं। अब हम देख रहे हैं यूरोप के कुछ देशों को जिसका लीडर रहा है जर्मनी, ऑस्ट्रिया और नीदरलैंड, ठीक है। इन्होंने अपने कोयला संयंत्रों को फिर से चालू कर दिया है। तो इसका फिर क्या फ़ायदा हुआ पेरिस क्लाइमेट में जो आप वादा किए थे उसका। यूरोप में कोल एक्सपोर्ट बढ़ते जा रहा है, ठीक है। इसके साथ साथ में जो फॉसिल फ्यूल है ना वो फिर से कम बैक कर रहा है। कंट्री रिजेक्ट कर रहे हैं यूरोपियन यूनियन के प्लान को जो कि कहता है हम रिड्यूस कर देंगे नेचुरल गैस कंजप्शन को बाई 15%। 15% की कमी की बात जो यूरोपियन यूनियन की तरफ से कही गई थी, तो उससे ये देश पीछे हटने लगे हैं। कहीं कहीं पर हमको प्रोटेस्ट भी देखने को मिल रहे हैं। डच, पोलिश और कुछ जो यूरोपियन फार्मर हैं, किसान हैं, वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, ठीक है। क्योंकि एग्रीकल्चर के चलते चलते जो एमिशन हो रहा है उसको कटिंग करने के लिए यहाँ के देश वाले उनको बोल रहे थे, गवर्नमेंट बोल रही थी, इसके चलते चलते उन्होंने प्रोटेस्ट भी करना चालू कर दिए हैं। अब जो रिन्यूएबल्स होते हैं
ठीक है, वो क्या जिस प्रकार से पावर की डिमांड बढ़ रही है उसको पूरा कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा। आप देख रहे हैं ज़्यादा गर्मी पड़ी तो लोगों को ज़्यादा बिजली की ज़रूरत पड़ी ताकि वो एसी चला सके। ज़्यादा ठंड पड़ेगी उस टाइम भी लोगों को बिजली की ज़रूरत पड़ेगी ताकि वो अपने आप को गर्म रख सके। ठीक है, इस प्रकार से जो टेम्परेचर है बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, इसके चलते चलते बिजली की डिमांड भी बढ़ गई है। लेकिन आप देख रहे हैं यूरोपियन यूनियन की क्लाइमेट पॉलिसी की जो गलत धारणा है वो यहाँ पर के सामने निकल कर के आ रही है। जबकि जो करंट की प्रॉब्लम है ना, करंट की प्रॉब्लम चल रही है उसको ब्लेमिंग किया जा रहा है यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट को लेकर के। उनका कहना है कि सब की जड़ जो है यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट है। स्पेसिफिकली बोला जा रहा है, आरोप लगाया जा रहा है रसिया के ऊपर में। एक्चुअली में पावर प्राइसेस चालू हो गए थे बढ़ना, ठीक है, यूक्रेन में युद्ध होने के पहले ही। यूरोप इज स्टारिंग एट ए रिसेशन एंड इट्स एपिटाइट फॉर क्लाइमेट एक्शन इज वैनिंग। यूरोपियन यूनियन कुल मिलाकर के रिसेशन के दौर से गुजर रहा है और क्लाइमेट एक्शन के लिए जो भी प्रयास किए जा रहे हैं वो सब व्यर्थ जा रहे हैं। देश हैं अपने कमिटमेंट को डाउनग्रेडिंग कर रहे हैं। आप अमेरिका में देख लीजिए, यहाँ का सीनेट और जो सुप्रीम कोर्ट ने, ठीक है, क्लाइमेट एक्शन को लेकर के सरकार के बारे में कहा है। और इस प्रकार से अमेरिका खुद ही, यहाँ पर देखोगे तो आप प्राइस ऑफ फ्यूल बढ़ रहे हैं, इंक्रीजिंग लास्ट ईयर नॉट जस्ट ईयर, ना कि केवल इस साल बल्कि पिछले साल भी यहाँ पर फ्यूल के प्राइसेस बढ़ने चालू हो गए। इसके चलते चलते अमेरिका में इन्फ्लेशन आई, ठीक है, और जो एनर्जी की सिक्योरिटी है वो भी खतरे में है। फॉसिल फ्यूल्स हैं जैसे कि पेट्रोल, डीजल, गैस, ठीक है, अब इनमें इस प्रकार की कंडीशन के चलते चलते अमेरिका और अन्य देश वापस आ रहे हैं कि नहीं, अब इतनी ख़राब कंडीशन चल रही है, इससे निकलना है हमको, तो हम फिर से फॉसिल फ्यूल में वापस आ रहे हैं। ऐसा नहीं है कि हम ग्रीन एनर्जी पर वापस आ रहे हैं। आगे बताया जा रहा है अमेरिका ने अपने संबंध भी कुछ मजबूत करने की कोशिश की है खाड़ी देशों के, ताकि वहाँ से वो तेल की उम्मीद कर सकें। तो इस प्रकार से ऐसा कहा जा रहा है कोयला, ऑयल और गैस ये कहीं भी जाने वाले नहीं हैं डेवलप्ड वर्ल्ड को छोड़ करके, मतलब कि विकसित देश इनका उपयोग कर रहे हैं खुल करके। क्योंकि फैक्ट वाली बात ये है, ये तीनों ही चीज़ें अब यहाँ के प्रचलन में आ चुकी हैं। अब आप ये सोचोगे तो ये मूर्खता रहेगी कि ये जो विश्व है ये ट्रांजिस्ट कर लेगा स्पेशली कोरोना पेंडेमिक के दौरान रिन्यूएबल एनर्जी पर। तो ऐसी कोई बात नहीं है। ऐसे यदि आप सोच रहे हो तो ये मूर्खता वाली बात है। मतलब इस तरफ कोई भी देश ध्यान देने वाला नहीं है। अब जो वेस्ट है, पश्चिम के देश हैं, यूरोपियन वाले देश है ना, ठीक है, ये क्या काम कर रहे हैं, फॉसिल फ्यूल को डाउन करते जा रहे हैं। इवन बिफोर टेक्नोलॉजी फॉर रिन्यूएबल वर इन द प्लेस, जबकि इनके पास ऐसा नहीं है कि टेक्नोलॉजी नहीं है रिन्यूएबल एनर्जी के लिए, सब कुछ मौजूद है, फिर भी ये फॉसिल फ्यूल को डाउन नहीं कर रहे हैं। कई सारी जो डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं वो फेस कर रही हैं, ठीक है, हर देश अनरेस्ट को फील कर रहा है एनर्जी प्राइसेस को लेकर के, और इससे उनकी सरकार को भी खतरा पैदा होते जा रहा है। यूनाइटेड नेशंस की यदि हम बात कर रहे हैं और कंटिन्यूसली इस प्रकार की पॉलिसी को लेकर के निंदा करते ही जा रहा है। इन दिस सिनेरियो वी मे डू वेल टू रिमेंबर दैट इट वाज प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, यहाँ पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तारीफ की जाती है, जिन्होंने एम्बिशियस प्लेज किया था, प्रतिज्ञा करा था, वादा करा था क्लाइमेट चेंज को लेकर के पिछले साल ग्लासगो में, कहाँ पर, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज़ में। इसके बाद इंडिया ने क्या कर दिया था कि कंटिन्यू इंडिया संघर्ष करते रहा
अभी हमारे यहाँ पर एनर्जी मिक्स रियलिटी चल रही है, हम प्योर किधर नहीं चल रहे हैं, रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ नहीं बढ़ रहे हैं, मिक्स वाली कंडीशन हमारे देश में चल रही है, रिन्यूएबल भी और फॉसिल फ्यूल का भी हम इस्तेमाल कर रहे हैं। इंडिया ने क्या कहा था, हम एक एक फेज़ में इसको कम करेंगे, हमारा जो कार्बन उत्सर्जन है वो एक एक फेज़ में कम होगा। जैसे कि अभी हम 10% का टारगेट रख रहे हैं, फिर 20% का रखेंगे, फिर 30% का। ऐसा नहीं है कि हम इकट्ठे ही अपने वादे कर लें कि हम 2030 तक पूरी तरह से अपने यहाँ पर कार्बन इमिशन को कम कर देंगे। इस प्रकार के वादे भारत ने नहीं किया था। अब हम बात कर रहे हैं डेवलप्ड वर्ल्ड की, ठीक है। तो कुल मिलाकर के ये अपने वादे से पीछे हट गए हैं। 2030 तक जो पेरिस एग्रीमेंट के लिए कमिटमेंट किया गया था, अब बात आ जाती है कि जो विकासशील देश हैं इनको थोड़ा फोर्स करना पड़ेगा, जोर देकर कहना पड़ेगा कि विकसित देश अपने वादे को पूरा करें। फैक्ट की बात यह है, ईयू कमिश्नर ऑफ क्लाइमेट एक्शन एंड एनर्जी कौन है, मिगुल एरियास किनेटे, इन्होंने हेल्पफुली सिग्नल किया था कि ये जो यूएस है ये डाउनग्रेड कर सकता है इसके प्लेज को, इसकी प्रतिज्ञा को पेरिस डील के अंतर्गत उसने जो बात कही थी। मतलब कि आप ये कह सकते हैं यूरोप अमेरिका के ऊपर आरोप लगाया जा रहा। इसके साथ में ही जो G7 के लीडर्स हैं वो भी अपनी प्रतिज्ञा को पूरा नहीं कर पाएंगे। इफ़ दे ऑल स्टार्ट डाउनग्रेडिंग प्लेजेस, यदि वो अपनी प्रतिज्ञा को पूरा नहीं कर पाते हैं, विच सीम्स ऑलमोस्ट इनवाइटेबल, हु डू दे एक्सपेक्ट विल कंपनसेट, यदि आप अपनी प्रतिज्ञा पूरा नहीं कर रहे हैं तो उसको कंपनसेट कौन करेगा, इसकी भरपाई कौन करने वाला है, द ग्लोबल साउथ ऑफ कोर्स, ठीक है। तो उनका कहना है जो पूरा ग्लोबल है, साउथ वाला जो हिस्सा है वो इसको पूरा करेगा, कंपनसेट करेगा। तो इस प्रकार से आप देख रहे हो वेस्टर्न वाले जो देश हैं, यूरोपीय देश हैं, पश्चिम वाले जो देश हैं, ऑलरेडी वो स्टार्ट कर चुके हैं री इंटरप्रेटिंग द पेरिस एग्रीमेंट। पेरिस एग्रीमेंट में जो बातें कही थी उन बातों को वो ढील देने लगे, अपने हिसाब से उनकी व्याख्या करने लगे हैं। एंड लुक टू डाउनग्रेड देयर कमिटमेंट, और हमने जो भी कमिटमेंट करे थे उन कमिटमेंट से हम पीछे हट रहे हैं, कुल मिला करके ऐसी बात यहाँ पर सामने आती है। यदि वे अपने वादे से पीछे हट जाते हैं तो क्या होने वाला है पेरिस डील के साथ, जिसका उद्देश्य था कि हम ग्लोबल वार्मिंग को 2 डिग्री सेंटीग्रेड से नीचे रखेंगे, ठीक है। मतलब कि 1.5 डिग्री तक हमको टेम्परेचर को बनाए रखना है। इसका क्या होगा, सबसे बड़ी बात ये है, इम्पोर्टेंट बात, व्हाट कैन द डेवलपिंग कंट्रीज डू टू स्टॉप दिस बैकस्लाइडिंग बाय डेवलप्ड वर्ल्ड, विकासशील देश क्या कर सकते हैं इस काम के लिए कि जो विकसित देश हैं जो इस प्रकार से पीछे हटते जा रहे हैं वो पीछे ना हटें। तो सबसे पहले हमें कॉन्सेप्ट समझना पड़ेगा नेट जीरो का, ठीक है, किस प्रकार से क्लेवरली इसको मिस इंटरप्रिटेंडेड किया गया है। ग्लोबल साउथ की बात करें, इंडिया, चाइना और इसमें 8 कंट्री थी, अफ्रीका, एशिया, लैटिन अमेरिका, ठीक है। इन्होंने क्रॉस रीजनल स्टेटमेंट दिया था ग्लोबल नेट जीरो को लेकर के 7 जून यूनाइटेड नेशंस में वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे में। आर्टिकल 4 क्या कहता है, पेरिस एग्रीमेंट डिफाइन किया गया है ग्लोबल पीकिंग को। ग्लोबल पीकिंग मतलब आने वाला समय ऐसा रहेगा जिस समय में सबसे ज़्यादा हमको कार्बन इमिशन देखने को मिलेगा, चाहे वो डेवलप्ड कंट्री हो चाहे वो डेवलपिंग कंट्रीज हो। लेकिन यहाँ पर एक फैक्ट ये है कि ये जो डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं यहाँ पर पीक जल्दी आने वाला है, और ये जो डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं ना, जैसे विकासशील देश हैं, यहाँ पर पीक लेट से आने वाला है। तो जब पीक ये लेट से यहाँ आ रहा है तो विकासशील देशों का मानना है कि हम अपना जो नेट जीरो है उसको हम लेट से प्राप्त करेंगे, लेकिन जो विकसित देश हैं उनको अपना जो नेट जीरो इमिशन है उसको जल्दी से जल्दी हासिल करना चाहिए, क्योंकि उनका पीक भी पास में आ रहा है।
तो जो 10 देश थे उनने क्या कहा था, हम बिलीव करते हैं कि ये जो वर्ड है ग्लोबल पीकिंग, इसके बारे में सबको पता है, ठीक है, और इसको हम कंसीडर करते हैं अंतर्निवेश के रूप में पेरिस एग्रीमेंट टेक्स्ट को, विथ फुल रिकॉग्निशन ऑफ द फैक्ट दैट पीकिंग विल टेक लॉन्गर फॉर डेवलपिंग कंट्रीज। बात यही कही गई है कि डेवलपिंग कंट्रीज़ में पीक बाद में आने वाला है। अब जो डेवलप्ड कंट्रीज़ रहते हैं, ठीक है, जो कि इन्होंने दिया है ऐतिहासिक एमिशन, ठीक, सबसे ज़्यादा जिम्मेदार यही लोग हैं, क्योंकि ये लोग विकास तभी कर पाए हैं जब इन्होंने अपने यहाँ पर इंडस्ट्री लगाई, कार्बन का एमिशन किया, तब जाके इनका विकास हुआ। तो यहाँ पर सबसे पहले पीक आने वाला है, पीक बाद में आएगा तो नेट जीरो विकासशील देशों में बाद में हासिल करेंगे। एक बात और कही जाती है कि हमको कंसीडर, हमें ये सोच के रखना है ग्लोबल नेट जीरो को। ऐसा नहीं कि इंडिया के अकेले नेट जीरो की हम सोचें, हमें पूरे विश्व का ध्यान रखना पड़ेगा। इंडिविजुअल नेट जीरो की बात हमें नहीं करना है 2050 तक। एनी अदर इंटरप्रिटेशन विल बी कॉन्ट्ररी टू आर्टिकल 4। और इसमें किसी भी प्रकार यदि आप गलत सोच रख रहे हो तो जो आर्टिकल 4 है उसके साथ में आप विश्वासघात कर रहे हो। स्टेटमेंट में आगे कहा गया है, ठीक है, ये तो क्लियर हो गया है कि ये जो ग्लोबल नेट जीरो है, जहाँ पर डेवलपिंग कंट्री ज़्यादा टाइम लेने वाले हैं नेट जीरो को अचीव करने के लिए, ये तभी अचीव कर पाएंगे यदि विकसित देश नेट जीरो को जल्दी से जल्दी हासिल कर लें 2050 से पहले। इसीलिए विकसित देशों को रीच करना पड़ेगा नेट जीरो की बिफोर 2050 in order to achieve overall global net zero target by the round mid century। आने वाली जो मिड सेंचुरी है, शताब्दी के बीचों बीच हम इसको अचीव कर पाएंगे, ठीक है। तो ना केवल इनको नेट जीरो हासिल करना है बल्कि इनको निगेटिव में जाना है, ठीक है, कि नहीं कि हम जितना कार्बन उत्सर्जन कर रहे हैं उतना हम सोख ले रहे हैं। आपको उससे भी ज़्यादा प्रयास करने की ज़रूरत है, जिसको हम माइनस वाले प्रयास कहते हैं। तो नेट माइनस एंड नॉट जस्ट नेट ज़ीरो। हमें न जस्ट नेट ज़ीरो में नहीं, आपको तो माइनस में जाने की ज़रूरत है। अब आके कहा जा रहा है कि एक क्लेम किया गया है कि हम नेट ज़ीरो को 2050 तक अचीव कर लेंगे। दे विल कीप द टेम्परेचर विद इन 2 डिग्री सेंटीग्रेड। और इसी से हम चाह रहे हैं कि पृथ्वी का तापमान, औसत तापमान 2 डिग्री सेंटीग्रेड तक बना रहेगा। तो ये सिर्फ कल्पना वाली बातें हैं, ठीक है। चिमेरा मतलब होता है कल्पनाशील बातें। आगे फिर इंडिया को धन्यवाद दिया जाता है। इसमें एक प्रेस यूज़ की गई थी इंडिया के द्वारा 2021 के समिट लेवल डिक्लेरेशन में। किसके द्वारा? G20 और क्वाड के द्वारा, ग्लोबल नेट ज़ीरो को। तो हमें ज़रूरत है कि हमें इस पर अपनी स्टैंडिंग को बिल्ड करें, ठीक है। जब आप बैक स्लाइड को देख रहे हो, चालू हो गई है, कई सारे देशों के द्वारा अपने अपने मुद्दे से पीछे हटते जा रहे हैं। तो जो प्राइमल मिनिस्ट्रियल कैंडिडेट था यूके का, उन्होंने रिसेंटली कहा था नेट ज़ीरो का जो प्लान है ना, मस्ट नॉट क्लोबर, ठीक है, पीपुल। नेट ज़ीरो के चलते चलते लोगों की ज़िंदगी ख़राब नहीं होना चाहिए, ज़िंदगी हराम नहीं होना चाहिए, ऐसा उन्होंने कहा था। टाइम पर असेसमेंट भी लिया जाना ज़रूरी है। इसके लिए 2023 का साल निर्धारित किया गया है कि 2023 में हम असेसमेंट करेंगे जो भी प्रगति हो रही है उसकी। और लास्ट में बात करी जाती है उसका क्या होगा, जो कि वादा किया गया था कि हर साल $100 बिलियन की मदद दी जाएगी गरीब देशों को, ठीक है, पर ईयर बाई 2020 फॉर क्लाइमेट एक्शन इन डेवलपिंग कंट्रीज़। ये क्वेश्चन भी उठाया जाता है। तो यदि ये पैसा नहीं मिलता है तो गरीब देश कैसे करके लड़ाई लड़ेंगे? इंडिया स्टैंड एज बैकबोन ऑफ होप इन रिन्यूएबल्स, और इंडिया इसकी आशा रखता है ताकि वो रिन्यूएबल एनर्जी में काम कर सके। COP
27 इन इजिप्ट, ये हमें आशा दे रहा है कि हमारे पास अपॉर्चुनिटी है, हम आगे अपने टारगेट को निर्धारित कर पाएंगे। अगला जो मेंस में हमको लिखने के लिए आएगा वो ये रहेगा, हिंदी में आपसे पूछा जाएगा, भारत को अपने अनुसंधान को, रिसर्च को तेज करना पड़ेगा ताकि मंकी पॉक्स के खिलाफ हम पर्याप्त अपने नागरिकों को डिफेंस कर सकें। लर्निंग लेसन्स की बात हो रही है। इंडिया मस्ट स्टेप अप रिसर्च एंड प्रिपेयर एडिक्वेट डिफेंस अगेंस्ट मंकी पॉक्स। हमें रिसर्च पर बढ़ावा देने की ज़रूरत है ताकि जिस प्रकार से हम कोरोना से लड़ पाए हैं उसी प्रकार से मंकी पॉक्स से लड़ाई लड़ सकें। विश्व स्वास्थ्य संगठन से शुरुआत होती है, ठीक है। पिछले 2 साल में 2 बार ये बात हो चुकी है। उसने डिक्लेयर किया है वायरल आउटब्रेक को टू बी पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी ऑफ इंटरनेशनल कंसर्न, शॉर्टकट में कहते हैं इसको PHEIC। इसका मतलब ये हो गया, एक साथ में जब किसी भी नई बीमारी के लक्षण बहुत सारे देशों में आना चालू हो जाते, जैसे कि कोरोना के 14,000 केस आए थे तब उसने डिक्लेयर किया था, आज 7-7,500 केस आ गए हैं तब उसने पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी घोषित किया है। इंडिया में 4 केसेस कन्फर्म किए गए हैं और लगभग 14,000 केसेस ग्लोबली आ चुके हैं। मंकी पॉक्स आउटब्रेक हैव ट्रिगर्ड इंटरनेशनल वरी। तो मंकी पॉक्स आज के टाइम में पूरे विश्व लेवल पर एक खतरा, दुख का कारण बन गया है, जबकि हम कोविड-19 से अभी पूरी तरह से रिकवर नहीं हो पाए हैं। इंटरनेशनल हेल्थ रेगुलेशन इमरजेंसी कमेटी की एक मीटिंग हुई थी, यहाँ पर स्प्लिट वर्डिक्ट देखने को हमें मिला था। मतलब कि यहाँ जो निर्णय लिया गया था उसमें हमें विभाजन देखने को मिला कि ये सही है कि ये सही है, जिसमें अलग अलग मत दिए गए थे। क्या हम मंकी पॉक्स को PHEIC घोषित करें या नहीं करें, जबकि ये अपने आप में फेल हो गया था। जो WHO के डायरेक्टर जनरल है डॉक्टर टेड्रोस घेब्रियोस, ठीक है, ये अपने ध्यान को आकर्षित नहीं कर पाए थे इधर। PHEIC के बारे में बताया जाता है, पेंडेमिक की क्लासिफिकेशन का छोटा रूप माना जाता है PHEIC। 2019 में 2020 में 11 मार्च 2020 में कोविड-19 को पेंडेमिक के रूप में घोषित कर दिया गया था। बाद में WHO का बहुत ज़्यादा क्रिटिसिज्म किया गया क्योंकि ये जल्दी से रिस्पॉन्ड नहीं कर पाया था विथ एलेक्रिटी ऑन द पब्लिक हेल्थ थ्रेट दैट द कोरोना वायरस पेंडेमिक पोर्टेंडेड। अब फिर इसने कोविड-19 क्राइसिस को PHEIC घोषित करा था 30 जनवरी 2020 को, जबकि जो ग्लोबल केसेस थे वो लगभग 7500 थे। फरवरी का महीना काफ़ी महत्वपूर्ण माना जा रहा था क्योंकि इस महीने ने WHO को क्या किया था, मजबूर किया था कि देखो अब खतरा बढ़ते जा रहा है और विश्व ऐसी टेरिटरी में प्रवेश करते जा रहा है जो कि पहले कभी भी वो नेविगेट नहीं हुआ था। कब से नहीं हुआ है ऐसी दुनिया में? 1918 के इन्फ्लुएंजा पेंडेमिक के बाद से। चूँकि जो मंकी पॉक्स वायरस है एक वायरस के चलते चलते होता है, अभी एंडेमिक के तौर पर है कुछ अफ्रीकन देशों में, पूरा विश्व, ठीक है। एक बात ये ध्यान रख सकता है, सबका ध्यान कब गया? जब पहला केस रिपोर्ट किया गया था यूनाइटेड किंगडम में 6 मई 2022 को। अब लगभग महीना 1.5 महीना के भीतर में ये पूरे 63 देशों में फैल चुका है, स्पेन, बेल्जियम और US, ठीक है। ऐतिहासिक रूप से ये जो जितने भी देश हैं नॉन एंडेमिक हैं इस वायरस के लिए, लेकिन यहाँ पर भी इसकी रिपोर्टिंग हो रही है, यहाँ पर स्पाइक देखने को हमको मिल रहा है। इसके अलावा अफ्रीका खुद, जहाँ पर ट्रांसमिशन देखने को मिला था ऐतिहासिक रूप से, यहाँ पर हिस्टोरिकली ये लिमिटेड रहा था। देयर इज़ ए अनसर्टेनिटी ओवर द इवेंट दैट हैव काज सच ग्लोबल स्पाइक, और आने वाले टाइम में अनसर्टेनिटी बनी हुई है, क्या इसका सिनेरियो होने वाला है।
कुछ कुछ इसके लक्षण बनाए जाते हैं, जैसे कि बॉडी में रैसेस देखने को मिलेगा, ब्लिस्टर्स पड़ जाते हैं मतलब फफोले आ जाते हैं, और ऐसा कहा जाता है इसको बहुत ही ज़्यादा ओवर रिप्रेजेंट किया गया है। ठीक है, कि व्यक्ति मैन यदि मैन के साथ में संबंध बनाता है तो उससे ये फैलता है, इसको ओवर रिप्रेजेंटेड किया गया है। ऐसा बिलीव किया जाता है कि जिसकी इम्यूनिटी कम है उसकी ही मौत इससे होने वाली है। WHO ने रिकमेंड किया है कि कंट्री को अपना जो सर्विलांस है उसको तेज करना पड़ेगा, पब्लिक अवेयरनेस कैंपेन को चलाना पड़ेगा। इसके अलावा गवर्नमेंट को काम करने की ज़रूरत है कि जो डिसीज़ है इसको लेकर के किसी भी प्रकार की गलत अवधारणा अपने मन में ना बैठाएं। साथ में ही हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर आपका प्राइमरी उद्देश्य होना चाहिए। आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रोड्यूस करना पड़ेगा डायग्नोस्टिक किट्स को। किट्स रहेगी तभी जाकर के आप इसका परीक्षण कर पाएंगे। हालांकि कोरोना के दौरान गवर्नमेंट ने काफ़ी अच्छा काम किया था, ताकि जो पैनिक लोग कर रहे थे कोरोना को लेकर के, उनके मन में डर था, शंका था। ठीक है, इसके अलावा कई किस्म की अवधारणाएं लोग फैलाते जा रहे थे, कोरोना की वैक्सीन लगवाने से नपुंसकता आ जाएगी दुनिया भर की। तो आवश्यक जानकारी जो गवर्नमेंट दे रही थी वो उतनी ज़्यादा पारदर्शी नहीं थी, क्लियर नहीं थी। तो इस बात का भी हमें ध्यान रखना है कि मंकी पॉक्स को लेकर के जो भी जानकारी गवर्नमेंट दे उसमें पारदर्शिता होना चाहिए, वो क्लियर होना चाहिए। अब किस प्रकार की भूमिका मंकी पॉक्स के आउटब्रेक को लेकर के आने वाले महीनों में होने वाली है, ये अभी क्लियर नहीं हो पाया है। गवर्नमेंट को कोऑर्डिनेटेड एक्शन चालू कर देना है स्टेट के साथ में, क्योंकि अभी दिल्ली और केरला 2 जगह सुनाई दिया है, तो स्टेट गवर्नमेंट के साथ में उसको बातचीत करने की ज़रूरत है। अनटिल नाउ मंकी पॉक्स फेल अंडर द कैटेगरी ऑफ निगलेक्टेड ट्रॉपिकल डिजीज़, क्योंकि आज तक देखा जाए ना तो अब चूँकि ये बीमारी अफ्रीकन कंट्री में थी, इसीलिए किसी का ज़्यादा ध्यान नहीं गया था, ना ही किसी प्रकार की यहाँ पर रिसर्च हो पाई थी। इंडियन लैब और जो बायोटेक कंपनी है ना, इनको स्टेप अप करने की ज़रूरत है रिसर्च की, एंड माइन देयर आर्सेनल टू प्रिपेयर एडुकेट डिफेंस इफ़ द नीड अराइज। अगला आर्टिकल है यूक्रेन और रसिया में जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है उसको लेकर के। ठीक है, इसके चलते चलते जो दुनिया है, जो वर्ल्ड है, अराजकता के भंवर में फंस गया है। अराजकता ऐसी कंडीशन होती है जिस देश में किसी राजा का शासन नहीं होता। ठीक है, वहाँ पर मिलिट्री का हो सकता है या किसी और का वहाँ पर कब्जा हो सकता है, उस कंडीशन को हम बोलते हैं अराजकता। अराजकता जैसे कि यूक्रेन में हम देख रहे हैं, यहाँ पर सरकार का अब उतना ज़्यादा कंट्रोल नहीं रह गया है। ज़्यादातर जो कब्जा है यहाँ पर रसिया का हम देख रहे हैं, बहुत सारे इलाके में रसिया कंटिन्यू कब्जा करते जा रहा है। इसलिए यहाँ पर कहा गया है कि दुनिया अराजकता के भंवर में फंस गई है। एक एग्जाम्पल और यहाँ पर श्रीलंका का बताया जाता है, वहाँ पर भी गवर्नमेंट को किस प्रकार से वहाँ से हटाया गया है जनता के द्वारा। यहाँ पर हाल ही में जर्मन के चांसलर द्वारा एक बात कही गई थी, उसको बताया जा रहा है। उन्होंने कहा था कि अनिश्चितता का टाइम हमारे सामने आ गया है, हम ये भी अनुमान नहीं लगा सकते हैं कि ये टाइम कैसे करके ख़त्म होगा। संभवतः ये बात उन्होंने कही थी रूस यूक्रेन संघर्ष के नतीजों को लेकर के, क्योंकि उन्होंने स्पष्ट रूप से इस बात पर विचार नहीं करा था कि यूरोप के बाहर कई सारी चीज़ों का क्रम, यहाँ पर इनमें महत्वपूर्ण परिवर्तन हो रहे हैं जो पहले से ही नए क्रम को निर्धारित करने लगे। ठीक है, रूस यूक्रेन संघर्ष के रिजल्ट को लेकर के वेस्टर्न कंट्री में जुनून इसे अन्य सभी से अधिक महत्व दे रहा है, लेकिन रियल में ये भ्रम फैलाने वाला है। आगे कहा जा रहा है कि ये जो यूरोप है ये बिना पतवार वाला हो सकता है। ठीक है, यूरोपीय नेता जो अंदर की चीज़ देख पाते हैं वो कोई आश्चर्य वाली बात नहीं है। यूरोप के महीने में कई बड़े बदलाव हमें देखे हैं, जैसे कि जर्मनी, जिसने न एंजेला मर्केल के नेतृत्व में लगभग 2 दशक तक 20 साल तक यूरोप की राजनीति को लेकर के आगे बढ़ा था। अब इसके पास में एक नया चांसलर आ गया है, ओलाफ स्कोल्ज।
इसके पास फॉरेन पॉलिसी को लेकर के कोई उतना ज़्यादा अनुभव नहीं है। ठीक है, तो जब तक जर्मनी खुद स्थिर ना हो जाए, यूरोप अशांत जल में बहने वाला है। एमिनेल मैक्रोन भले ही फ्रांस के राष्ट्रपति के रूप में फिर से आ गए हैं, लेकिन वो पंख कटे व्यक्ति के जैसे रह गए, क्योंकि जो अपोजिशन पार्टी है फ्रेंच नेशनल असेंबली में बहुमत हासिल करते जा रही है। इससे उनकी छवि खराब हुई है और मैक्रोन शायद ही उस तरह का नेतृत्व उसको प्रोवाइड कर पाएंगे जैसी उनसे हम उम्मीद कर रहे हैं, जैसी यूरोप उम्मीद करता है। ठीक है, अब यूक्रेन में जो युद्ध चल रहा है इसका नकारात्मक आर्थिक प्रभाव पड़ रहा है। इस स्थिति को और भी ज़्यादा वो जटिल बना दे रही है। ठीक है, यूरोप में बल्कि दुनिया भर में इसको हम महसूस कर रहे हैं। ऊर्जा, भोजन, उर्वरक की लागत बढ़ रही है, उनकी कीमतों में वृद्धि हो रही है। कई देश ऐसे हैं जहां पर भोजन की कमी के खतरा का सामना कर रहे हैं, क्योंकि यूक्रेन और रूस को नॉर्मली दुनिया का अन्न भंडार के रूप में देखा जाता है। इसके साथ साथ में कई सारी देश बहुत सारी समस्याओं का सामना कर रहे हैं, जैसे कि विदेशी मुद्रा संकट। हाल ही में श्रीलंका में हमने देखे हैं कि उसके पास डॉलर की कमी चल गई थी। डॉलर महंगा होता जा रहा है क्योंकि अब डॉलर लिमिटेड है और उसकी डिमांड बढ़ गई है। ठीक है, जब उसकी डिमांड बढ़ते जाएगी तो उसका प्राइस हाई होना ही है। तो विदेशी मुद्रा संकट का भी सामना कई सारे देश कर रहे हैं। अब हाल का जो 6 महीना गुजरा है रूस यूक्रेन युद्ध का, इसमें भी विश्व लेवल पर कई सारे बदलाव हम देख रहे हैं, जिनकी हमने परिकल्पना पहले कभी भी नहीं करे थे। ठीक है, हालांकि रसिया के ऊपर कई सारे सैंक्शन लगाए गए हैं, लेकिन रूस के संबंध में आप देखोगे तो उतना ज़्यादा कोई वांछित असर उसके ऊपर नहीं पड़ा है। एक प्रकार से ये पश्चिम की गलती मानी जाएगी। ठीक है, अब वो ये कल्पना करे कि यूरोपीय राष्ट्रों द्वारा प्रदर्शित एकता और शक्ति एक जीत की स्थिति रही है, तो ये उसकी गलत होगी, ये उसकी भूल होगी। अब आप ये देख रहे हैं यूरोप के बाहर संघर्ष एक अलग रास्ता निकाल रहा है, रिश्ते नए नए आयाम लेते जा रहे हैं। रूस और चाइना लिंक आप देखोगे। ठीक है, 1950 के चीन सोवियत गठबंधन हुआ। 1950 और 60 के दशक के दौरान जो मिलनसार यादें थी वो ताज़ा होते जा रही, क्योंकि तेज़ी के साथ में दोनों के संबंध बढ़ते जा रहे हैं। आज की कंडीशन ऐसी हो गई है, वो होंठ और दांत के रिश्ते के रूप में उसको बोल सकते, जैसे होंठ और दांत हमेशा साथ में रहते हैं, ठीक इसी प्रकार से चाइना और रसिया हो गए। इसी बीच में हिंद प्रशांत क्षेत्र सहित जो पैसिफिक एरिया है, यहाँ पर चीन का प्रभाव बढ़ते जा रहा है। रूस के साथ संबंधों से और भी मजबूत होते जा रहा है। इसके साथ साथ में रूस यूक्रेन संघर्ष का उप उत्पाद हो। ठीक है, मतलब कि रूस यूक्रेन संघर्ष का बाय प्रोडक्ट हो ये जो रिश्ता है, लेकिन इसने संभावित संघर्ष में नई ऊर्जा को प्रेरित किया है। अब यहाँ पर 2 सत्ता के ब्लॉक देख रहे हैं, यहाँ पर प्रतिद्वंद्विता देखने को मिल रही है। ऑकस, ऑस्ट्रेलिया, यूके और यूएस, इसके साथ साथ में क्वाड, यूएस, भारत, ऑस्ट्रेलिया और जापान शामिल है। इसके सहित में संयुक्त राज्य अमेरिका के पूरे जितने भी प्रयास थे वो किसी अन्य इंडो पैसिफिक यूनिट जैसे कि पार्टनर का वो शुभारंभ नहीं माना जाएगा। भारत की स्थिति बताई जा रही है कि इस माहौल में भारत खुद को एक कठिन परिस्थिति में फंसा हुआ मान रहा है। ये रूस और चीन के बीच मजबूत बंधनों से बनी स्थिति को नज़रअंदाज नहीं कर सकता है, जबकि चीन के साथ ये जो संबंध है अनिश्चित और असंतोषजनक बने रह सकते हैं, मतलब कम से कम कुछ टाइम के लिए। भारत को ये निर्धारित करने की ज़रूरत है कि क्या रूस से भारत के जो संबंध है उतने ही विश्वसनीय रहेंगे या नहीं रहेंगे। फिर भी कुछ टाइम के लिए तो भरोसा हम कर सकते हैं। आगे कहा जा रहा है ये आशा यदि आप कर रहे हो तो ये आप बहुत ज़्यादा सोच रहे हो कि चीन से आप निपटोगे। भारत उसी तरह के समर्थन की अपेक्षा करेगा जिसकी उसे क्वाड से आवश्यकता हो सकती है। जितनी ज़रूरत क्वाड को
भारत की है, क्या क्वाड उतनी ही ज़रूरत पूरी कर पाएगा चीन से निपटने के लिए? ये एक क्वेश्चन है। और चीन तो आप जानते ही हैं कि एशिया में भारत को साइड करना चाहता है चीन, और अपना प्रभुत्व है उसको स्थापित करना चाहता है। ठीक है, इसका एग्जाम्पल आप ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के दौरान देख सकते हो कि किस प्रकार से चीन ने भारत को दरकिनार कर दिया था। चीन के अलावा भारत को तत्काल तालिबान अफ़गानिस्तान के साथ समझौते करने की भी ज़रूरत है। ठीक है, पहले क्या है ना, भारत तालिबान को उतना ज़्यादा मान्यता नहीं देता था, उतना ज़्यादा ध्यान नहीं देता था संबंध बनाने के लिए, लेकिन आज का टाइम ऐसा आ गया है कि कम से कम आप कामकाजी संबंध तैयार तो करो, जो कि अभी प्रारंभिक चरण में माना जा रहा है। ये टाइम का सार है। श्रीलंका में लोकतांत्रिक उभार आप देख रहे हैं, जिसका रिजल्ट ये निकला कि राजपक्षा सत्ता से हट गया और भारत के सामने नई नई समस्याओं का सेट फिर से आ गया है। पिछले शासन के साथ भारत के संबंधों को सौहार्दपूर्ण की बजाय सही कहा जा सकता है, लेकिन ऐसी स्थिति में जहां क्रोध वाली प्रमुख भावनाएं थी, चिंता का कारण रहा है। यहाँ तक कि सरकारें ऐसी भी रही हैं जिन्होंने संबंध को बनाए रखा है। कुल मिलाकर के बात ऐसी कही जाती है, श्रीलंका में जो गवर्नमेंट चेंज हुई है, तो उस गवर्नमेंट के चेंज होने से ऐसा ना हो कि वहाँ भारत विरोधी माहौल फिर से उदय होने लग जाए। पश्चिम एशिया में किस प्रकार का मंथन हो रहा है उसको यहाँ पर बताया जाता है। 2020 में अब्राहम समझौता हुआ था, जिसके चलते चलते संयुक्त अरब अमीरात और इजराइल के बीच प्रवेश करा था। पश्चिम एशिया के देशों के बीच संबंधों के उलझे जाल में कुछ नए रुझान देखने को मिले हैं। अब पश्चिमी देश अरब देश के साथ अमेरिका के संबंध कमजोर हो रहे हैं। इसी के चलते चलते रूस और चाइना अपने रिश्तों को और भी मजबूत बनाने में लगे हुए हैं। इसका एक आधार है ईरान को एक देश के रूप में माना गया है कि ईरान के साथ में दोनों ही देश अपने रिश्तों को मजबूत करते जा रहे हैं। तो भारत अपनी ओर से पश्चिम एशिया में अपने संबंध के प्रभाव को बढ़ाने में लगातार प्रगति कर रहा है, जबकि भारत और इजराइल का संबंध 1990 के दशक से चले आ रहे हैं, लेकिन भारत और यूएई के बीच रिलेशन अभी हाल ही में फल फूल रहे हैं। भारत और ईरान के संबंध अभी गतिरोध की स्थिति में चल रहे हैं। हालांकि भारत को एक यूएस आधारित समूह है I2U2, जिसमें भारत, इजराइल, संयुक्त अरब अमीरात और अमेरिका हैं, इसमें शामिल करने पर ध्यान दिया गया है। खबरों में यदि हम देखें तो पहली खबर आई है इंडिया से। द्रौपदी मुर्मू प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया बन गई हैं 15वें नंबर की। इनके पहले थे रामनाथ कोविंद। ठीक है, रामनाथ कोविंद के बाद द्रौपदी मुर्मू बन गई हैं पहली आदिवासी महिला राष्ट्रपति हमारे देश की। तो माना जा रहा है कि आने वाले टाइम में हो सकता है आदिवासी महिलाओं के कल्याण के लिए कुछ सरकार अच्छा करे।